स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपसी टीचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ईथर्स के बारे में। ईथर्स के रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर बहुत ही साफ सुथरे तरीके से तो नहीं, लेकिन लिख दिए हैं मैंने। राइटिंग में आप मुझे समझ लो 10 में से 4 या 5 वाले जो बच्चे नहीं होते वैसे ही हैं, लेकिन आई थिंक काफ़ी क्लियर है। पहला सवाल हमसे ये कह रहा है कि ईथर जो है थोड़े ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। और दूसरा सवाल हमसे ये कह रहा है कि ईथर का जो क्लीवेज होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से तो हो जाता है, लेकिन बेसिस इस केस में फेल हो जाते हैं। तीसरा हमसे ये कह रहा है कि जो हमारा ये डाइथाइल ईथर है ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो चलिए तीनों पर ही वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। पहला हम लोग जो क्वेरी करने जा रहे हैं वो सी वाली करेंगे। सी वाली क्वेरी हमसे ये कह रही है कि ये जो हमारा डाइथाइल ईथर है ये सोडियम मेटल से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये है कि डाइथाइल ईथर ही बना लिया जाए भाई साहब। ये हमारा डाइथाइल ईथर है या ये हमारा डाइथाइल ईथर नहीं है। एक्चुअली ऐसा करते हैं, इसको सही करते हैं। तो सही कुछ नहीं करना है, बस मैं ये जो इथाइल ग्रुप है इसको थोड़ा सा बेंड में बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे करके। बेंड में बनाने का मोटिव हमारा ये है कि आप एग्जामिनेशन में एक चीज़ अपने साथ दिमाग में स्टोर करके लेके जाएं कि ईथर का मॉलिक्यूल जो होता है उसका शेप थोड़ा सा एंगुलर होता है भाई साहब, और एंगुलर होता है और एंगल यही कुछ 110 डिग्री के अराउंड होता है। और ये जो एंगुलर होने की वजह है ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में आपका टीचर बड़े अच्छे से बताता है VSEPR थ्योरी में कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर हैं। और VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स में ही पहला पोस्टुलेट तो यही है कि ये लोन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्जन होता है। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये यहाँ पर इथाइल ग्रुप्स होते हैं थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं ताकि इन दोनों लोन पेयर्स के लिए हमारे पास जगह हो जाए। तो जब भी आप ईथर की बात आए तो पहले तो अपने दिमाग में एक गन लोड कर लीजिए कि ईथर का शेप हमारा एंगुलर होता है। अब बात आती है कि इसकी रिएक्शन सोडियम से कैसे हो नहीं रही है। बहुत से बच्चों को लगता है कि यार ये तो सोडियम से आसानी से रिएक्ट कर देना चाहिए, या इसकी रिएक्शन तो बड़ी फीजिबल लग रही है सोडियम के साथ। सोडियम हमारा जो है ये सोडियम ये हमारे वहाँ बदनाम है हाइड्रोजन के किडनैप के लिए। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का रिमूवल करा देता है, लेकिन हर कोई हाइड्रोजन के साथ नहीं। टू बी वेरी स्पेसिफिक ये एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। तो ये सोडियम रिएक्ट करता है किससे भाई साहब? एसिडिक हाइड्रोजन से। कुछ राइटर्स इन एसिडिक हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन्स भी कहते हैं। वैसे एसिडिक ज़्यादातर किताबों में दिखता है तो मैंने एसिडिक ही बोल दिया है। तो एसिडिक हाइड्रोजन से करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है तो पहले आप ये जान लीजिए कौन कौन से हाइड्रोजन हमारे एसिडिक होते हैं। देखिए, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन हमारा नेचर में एसिडिक होगा। सल्फर से अटैच हाइड्रोजन हमारा एसिडिक है। वैसे ही हमारा नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन हमारा एसिडिक होता है। अगर कहीं पे आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन हमारा एसिडिक होगा। तो अगर मान लीजिए इनमें से किसी में आप सोडियम से इनकी रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल से, तो ये सोडियम मेटल यहाँ पर आके इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा और ये हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन के साथ सोडियम मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जो डाइथाइल ईथर है भाई साहब, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इस लहजे में होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किससे अटैच है? कार्बन से। कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो इतने एसिडिक नहीं होते हैं, या तो फिर वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होने चाहिए। देयरफॉर इसकी रिएक्शन इसके साथ फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पा रही है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स और एक्टिव हाइड्रोजन्स इन दी ईथर मॉलिक्यूल और डाइथाइल ईथर। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट। अब ऐसे ही आपको देखेंगे इधर उधर आपको क्वेरीज मिलेंगी। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन आपने करा दी सोडियम मेटल से, क्या बनेगा? तो अभी आपको मैंने बताया ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन क्या रहता है? एसिडिक रहता है। तो सोडियम इसको रिप्लेस कर लेगा और आपको कुछ ऐसा मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड का और हाइड्रोजन गैस। अब अगर आपसे कहें कि मेरे पास यहाँ पे 2 OH हैं तो कोई बात नहीं, 2 सोडियम की यूनिट लग जाएंगे और यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन का आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी एसिडिक हाइड्रोजन का कंसेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो ये था हमारा क्वेरी नंबर सी, डाइथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल ड्यू टू व्हाट, एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। उसके अलावा एक बात ये है कि हमारा जो ईथर मॉलिक्यूल होता है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, इतनी जल्दी ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। अब ये किससे करता है वो क्वेरी नंबर बी में हम आपको बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा हटूँ तो आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं पार्ट बी की। ईथर्स आर क्लीव्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स बट नॉट बेसिस। अब देखिए एक ईथर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, डाइमिथाइल ईथर। अब इस ईथर की रिएक्शन अगर आप किसी बेस से कराना चाह रहे हो, जैसे NaOH ही आप ले लो, तो NaOH जो है ना वो तो बच्ची जानती है कि ये OH माइनस प्रोड्यूस करने वाला है। OH माइनस हमारा केमिस्ट्री में क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल। तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल। और ईथर के में अगर आप देखोगे जो हमारा ऑक्सीजन है इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, तो ये भी कोई गरीब मॉलिक्यूल तो हुआ नहीं, 2 लोन पेयर हैं, तो फिर ये क्या होगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन यही होती है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब आप सोचो कि आपके सोल्यूशन में OH माइनस भी है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, और आपके सोल्यूशन में ईथर का मॉलिक्यूल है जो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल के बीच कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। भाई न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने के लिए चाहिए क्या, न्यूक्लियोफाइल। देयरफॉर दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, इसलिए ईथर की रिएक्शन बेसिस के साथ नहीं होती हैं। तो ये तो हमारा हो गया पहले नॉट बेसिस वाला क्लियर। अब बात ये आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे कर लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन से कर लेते हैं। तो अगर आप ईथर की रिएक्शन कराने की कोशिश करो NaOH के अलावा, ज़रा से इसको मैं साफ कर दूं, लेट अस कंसिडर HBr और HI। इनके साथ ये रिएक्शन फिजिबल होती है क्योंकि इनके साथ इस ईथर का बहुत अच्छा सा प्रोटोनेशन होता है, और ये जो ब्रोमीन माइनस और ये जो आयोडीन माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है ये बहुत बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, और आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाता है CH3OH और CH3Br। अगर आप HBr का यूनिट लेते हैं तो बेसिकली एक बॉन्ड ये क्लीवेज हो गई है। अब इसमें जनरली तो SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, अलग अलग केसेस को देखेंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, तो कहीं कहीं पर SN1 मैकेनिज्म भी देखा जाता है। इन जनरल तो ये एक SN2 मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो ईथर है इसका क्लीवेज इधर से तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इस ईथर का HF के साथ कराते हो तो फिर ये क्लीवेज नहीं हो पाता है। अब यहाँ से हमारे बच्चों के अंदर कई सारे मतलब बुरे ख्याल आने लगते हैं। एक्चुअली ईथर पढ़ने से थोड़ा पहले NCERT में बच्चा हमारा पढ़ के आता है P ब्लॉक, और P ब्लॉक में HF के बारे में वो कई सारी बातें पढ़ के आता है। HF के बारे में उसे क्या क्या पता होता है, सबसे पहले तो HF जो होता है अगर ये आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो आपको स्कार्स हो सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं। आपकी अगर फिंगर के कांटेक्ट में आया तो आपकी फिंगर से ब्लूइश पेल ब्लू हो जाएगी, आपको लगेगा आप अवतार बनने जा रहे हो। उसके अलावा आप दूसरी चीज़ देखोगे HF के बारे में कि ये फ्लैश ईटिंग होता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन होता है, तो ये आपका फ्लैश भी खा सकता है। उसके अलावा ये क्या होता है भाई, ये ग्लास ईटिंग होता है। इसके इतने मजबूत दांत होते हैं HF के कि इसको आप ग्लास बॉटल में डायरेक्टली स्टोर ही नहीं कर सकते, आपको ग्लास बॉटल में वैक्स की कोटिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके आप इसको इधर स्टोर करके पाओगे। और HF अगर मान लीजिए आपके ऐसे स्किन है, इसके कांटेक्ट में आया, स्किन से डिफ्यूज़ करता है आपके ब्लड की तरफ, ब्लड में से ये कैल्शियम का किडनैप कर देता है, और एक कंडीशन होती है हाइपोकैल्सीमिया, जिसकी वजह से आपके ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट कम होने लगता है, तो ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो भी डिस्टर्ब कर देता है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया भी कर सकता है आपको। तो बच्चा सोचता है कि यार HF यार ग्लास को तो मतलब ग्लास खाया जा रहा है, फ्लैश ईटिंग है, स्कार्स दे रहा है, बर्न करे दे रहा है, हाइपोकैल्सीमिया करे दे रहा है, और आप कह रहे हो कि भाई साहब ये इस ईथर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ये तो बड़ी गलत बात हो गई। देखिए ये जितने भी फैक्ट्स हैं हमारे पास
ये हैं हमारे ईथर, सॉरी ये हमारे HF के कोरोसिव नेचर के हैं कि ये बहुत कोरोसिव है नेचर में। लेकिन एसिडिटी होना, एसिडिक होना, ये एक अलग क्राइटेरिया है। अब एसिडिक होने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास साइंटिफिक टूल्स क्या क्या हैं, पीएच, डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीके, इन वैल्यूज के बाद हमें पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है। अब अगर आपके पास हेलो एसिड्स हैं HF, HCl, HBr, HI, तो इनमें HF एक वीक एसिड है। क्या है भाई साहब, एक वीक एसिड है। अब ये एक अंडरस्टेटमेंट लगता है HF के लिए, लेकिन सत्य यही है कि ये वीक एसिड है। उसके अलावा दूसरा मैटर क्या है हमारे पास, ये जो F माइनस यहाँ से निकलता है ये बहुत बुरा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। देयरफॉर ये जो क्लीवेज आप सोच रहे हो कि ये बॉन्ड तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। HF तो छोड़िए, HCl भी हमारा ये क्लीवेज नहीं करा पाता है। तो HF और HCl इनकी रिएक्शन ईथर के साथ इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। आप जहाँ पर भी देखोगे, मेडिकल का सवाल देखो, एम्स का सवाल देखो, जेई का सवाल देखो, उन्होंने ईथर को HI के साथ लिया है, उन्होंने ईथर को HBr के साथ लिया हुआ है। और कुछ ईथर्स तो इतना प्रोन होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं कि साइक्लिक ईथर 500 डिग्री सेल्सियस तक पर भी HI के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आपका एग्जाम्पल मान के चलिए THF है। तो ये बात हो गई हमारी ईथर्स की। ईथर्स आर क्लीव्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल कर देगा। आप स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लीजिए HBr और HI। लेकिन अगर आपका एसिड वीक है जो कि HF है, अब वो HF की क्वालिटीज़ आप सारी P ब्लॉक में पढ़ के आए हो, ये पढ़ के आए हो, ये पढ़ के आए हो, ये पढ़ के आए हो। ग्लास हीटिंग की तो उसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लास में क्या रहता है, सिलिका होती है, SiO2 होती है, ऐसे ऐसे। और HF जो होता है ना, बस इसी पर अटैक कर देता है। तो अलग अलग इसमें रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। जो आसान रिएक्शन है कि 4HF के यूनिट और SiO2, इसमें से वाटर का रिमूवल हो जाता है, 2 यूनिट वाटर के, और SiF4 बनता है। इससे हमारा ग्लास डिसॉल्व होना चालू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लास हीटिंग की HF की। लेकिन जब आप HF को पढ़िए, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो इधर ईथर की तरफ भी आके एक बार सोच लीजिएगा कि ये वीक एसिड है और ईथर का ये क्लीवेज बॉन्ड्स का, ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं करा सकता है। तो ये बात हो गई हमारे पार्ट बी की, ईथर्स आर क्लीव्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड बट नॉट बेसिस। आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी हमारा हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास ईथर है और एक अल्कोहल है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, चलिए कंसिडर करते हैं जैसे कि C2H6O, ये अपने हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया। इसका ईथर क्या बनेगा भाई, CH3OCH3, और इसका भाई साहब वो क्या बनने वाला है, अल्कोहल CH3CH2OH, ये बन गया इथाइल अल्कोहल, ये बन गया डाइमिथाइल ईथर। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है या ये मोर वोलेटाइल है, और ये वाला हमारा क्या है, लेस वोलेटाइल है। इसको एक और स्टाइल से पूछा जा सकता है कि आपसे कहा जाए कि इसका बीपी ज़्यादा क्यों है और इसका बीपी कम क्यों है। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए इसको भी कंसिडर करते हैं। देखिए इसकी जो सीधी सीधी वजह है कि जो हमारा अल्कोहल बन रहा है इसके अंदर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ईथर के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब आपको पता कर, अब थोड़ा बहुत बेसिक्स अगर आपको आते हैं, आपने क्लास 11 में केमिस्ट्री में मतलब नहीं सोए हैं बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या हमसे कहता है कि अपने पास फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए या नाइट्रोजन होना चाहिए, इनसे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए। मान लीजिए इससे अटैच है या इससे अटैच है या इससे अटैच है, तो फिर हाँ आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचिए। अगर ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। अब अल्कोहल को अगर आप देखोगे CH3CH2OH, अब ये तो बच्चा जानता है ना कि ये तीनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ हैं। तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये अपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर आने वाला एक नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट के निकल गए, और यहाँ पर आ जाएगा इस पर पार्शियल पॉजिटिव। सही है।
अब देखिए ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर है। एक और मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं, इस पर भी मैंने देखिए ऐसे ही पोलैरिटी बना दी है, ऐसे ही डाइपोल बना दी है, सही बात है। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, भाई मॉलिक्यूल्स, अब ऐसे एक मॉलिक्यूल तो रहता नहीं सोल्यूशन में, ऐसे तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करके जो एक वीक फोर्स या एक वीक बॉन्ड आप कह सकते हैं जो बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में बनाए तो क्या नाम रख दिया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये बॉन्ड ईथर में क्यों नहीं होता है, देख लीजिए आप, CH3, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, CH3O CH3, ऑक्सीजन है, इस पर वेरी ऑब्वियस है पार्शियल नेगेटिव आने वाला है, लेकिन जो पार्शियल पॉजिटिव है भाई वो तो कार्बन पे आएगा, हाइड्रोजन पे तो आया ही नहीं। और अभी तो मैंने आपको बताया ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली अटैच हैं तब ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी सोचो। यहाँ पर तो ऑक्सीजन और कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन से अटैच है, आप देख लो ऐसे हैं ये। देयरफॉर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच में पॉसिबल नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या चक्कर रहता है, अब देखिए यहाँ पर एक नया बॉन्ड ऐसा बन गया है, तो फिर ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं। तो जब आप इसको बॉयल करोगे, मान लीजिए आपने ये बर्नर लगाया, ये हमारा बर्नर लग गया, तो अपन ने इसकी बॉइलिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही ये बॉयल होने की, मतलब आप इसकी बॉइलिंग स्टार्ट करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं होगा कि सरफेस पे शार्क की तरीके ऊपर आएंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी खर्चा करो भैया अपनी, यहाँ पे आप अपनी हीट खर्चा करेंगे। जब हीट आप यहाँ पर खर्चा करोगे तो ये बॉन्ड्स टूटेंगे और तब ये मॉलिक्यूल्स आपके फ्री टू मूव हो जाएंगे। लेकिन इधर जब आप हीट करोगे भाई इस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो तोड़ने नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी ही बॉयल हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा अल्कोहल का, ठीक। और वोलेटाइल का मकसद क्या रहता है हमारे पास केमिस्ट्री में, वोलेटाइल का मकसद रहता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो आसानी से गैसियस स्टेट में चला जाए। तो भैया इसका BP कम है, कम हीट में ही चला जा रहा है ये, तो ये फिर क्या होगा, मोर वोलेटाइल, आसानी से गैसियस स्टेट में चला जाएगा। ये भी गैसियस स्टेट में जा सकता है हीट करने पर, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, देयरफॉर इसमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये हमारा लेस वोलेटाइल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेरीज ईथर के बारे में, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। अगर आपको ये समझ में आई हो तो गिव इट अ थम्स अप और शेयर करें इसको अपने दोस्त या रिश्तेदार A B C D E F G F जिसके साथ भी करना है करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।